सोचिए, दो देश है, दोनों का साइज लगभग बराबर, दोनों में भाषा को लेकर गहरा तनाव। एक देश इस तनाव को सुलझाकर यूरोप का दिल बन जाता है और दूसरा वो दशकों तक गृह युद्ध की आग में जलता रहता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? आज की इस चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग कैसे किसी देश का भविष्य तय कर सकती है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। हाँ, दोनों लोकतांत्रिक देश, दोनों के समाज में भाषाई विविधता है, लेकिन दोनों ने जो रास्ता चुना वो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। चलते हैं यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम में। जी। स्रोत बताते हैं कि ये क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का जो ताना बाना है वो बड़ा पेचीदा है। बिल्कुल पेचीदा। देश की कुल आबादी का करीब 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। अच्छा। वहीं 40% लोग वेलिनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बचा हुआ 1% जर्मन। तो ये तो देश का हिसाब हुआ, लेकिन असली ट्विस्ट राजधानी ब्रुसेल्स में आता है। हाँ, वहीं पर कहानी पलट जाती है। यहाँ मामला उल्टा कैसे हो जाता है? ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं और केवल 20% डच भाषी। अरे! अब सोचिए, देश में डच बोलने वाले बहुमत में हैं, लेकिन राजधानी में वो अल्पसंख्यक हैं। और एक और परत ये थी कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय था वो ज्यादा अमीर और ताकतवर था। अच्छा, तो आर्थिक रूप से भी अंतर था। बहुत ज्यादा। शिक्षा और आर्थिक विकास का फायदा उन्हें पहले मिला। इससे डच भाषी लोगों में नाराजगी पैदा होना मतलब स्वाभाविक था। हाँ, बिल्कुल। और यही 1950 और 60 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना। समझ गए। तो एक तरफ देश में डच लोगों का बहुमत, दूसरी तरफ राजधानी में फ्रेंच लोगों का दबदबा और अमीरी। ये तो टकराव के लिए एक परफेक्ट रेसिपी लगती है। बिल्कुल। अब इस तस्वीर को यहीं रोकते हैं और चलते हैं अपने दूसरे देश श्रीलंका की तरफ। यहाँ की कहानी क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश, आबादी भी लगभग हरियाणा जितनी ही। यहाँ का सामाजिक ताना बाना बेल्जियम से अलग लेकिन उतना ही जटिल है। यहाँ दो मुख्य समूह हैं। एक हैं सिंघली भाषी जो आबादी का 74% हैं, यानी एक बहुत बड़ा बहुमत। 74%? जी। और दूसरे हैं तमिल भाषी जो करीब 18% हैं। लेकिन मैंने पढ़ा कि तमिलों में भी दो अलग अलग समूह थे, है ना? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इन 18% में से ज्यादातर यानी करीब 13% श्रीलंकाई तमिल हैं जो वहीं के मूल निवासी हैं। अच्छा। बाकी भारतीय तमिल हैं जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। और धर्म के हिसाब से? ज्यादातर सिंघली बौद्ध हैं जबकि तमिल या तो हिंदू हैं या मुसलमान। तो यहाँ भी बेल्जियम की तरह एक संभावित टकराव की जमीन तैयार थी, लेकिन एक बहुत बड़े अंतर के साथ। क्या अंतर? यहाँ एक समुदाय का बहुमत बहुत ज्यादा था और इसी एक तरफा बहुमत ने शायद पूरी कहानी बदल दी। बिल्कुल। 1948 में आजादी मिलने के बाद श्रीलंका ने जो रास्ता चुना उसे स्रोत बहुसंख्यकवाद या मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। जी। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसका सीधा सा मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत। हा। ये एक ऐसी सोच है कि अगर कोई समुदाय संख्या में ज्यादा है तो वो देश पर जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है और ऐसा करते हुए वो अल्पसंख्यक की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है। तो इस बहुसंख्यकवाद की सोच के तहत श्रीलंका में क्या कदम उठाए गए? एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिससे तमिल समुदाय को लगा कि उन्हें अपने ही देश में पराया बनाया जा रहा है। जैसे कि 1956 में एक कानून पास हुआ जिसने सिंघली को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया। अरे! तमिल भाषा को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। विश्वविद्यालयों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। मतलब सीधे सीधे भेदभाव। हाँ। और यहाँ तक कि संविधान में भी ये लिख दिया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी और उसे बढ़ावा देगी। इसका असर तो बहुत भयानक हुआ होगा। सोचिए, एक सुबह कोई उठता है और उसे पता चलता है कि उसकी भाषा अब दूसरे दर्जे की हो गई है। बिल्कुल। श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव और गुस्से की भावना घर कर गई। उन्हें लगा कि कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्हें लगा होगा कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। नतीजा,
संघर्ष शुरुआत में उन्होंने अपनी भाषा को पहचान दिलाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता और बराबरी के मौकों के लिए आवाज उठाई। लेकिन जब उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया गया तो 1980s के दशक तक एक स्वतंत्र तमिल ईलम यानी एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। और इसी ने ग्रे युद्ध की नींव रखी। हाँ, दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि देश एक भयानक ग्रे युद्ध की आग में झुलस गया, जो बहुत सालों तक चला। जी, जो हजारों लोगों की जान लेने के बाद 2009 में जाकर खत्म हुआ। इसने श्रीलंका को दशकों पीछे धकेल दिया। तो श्रीलंका की कहानी हमें दिखाती है कि सत्ता पर कब्जा करने की सोच का अंत कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता था? बिल्कुल था, और उसे देखने के लिए हमें वापस यूरोप चलना होगा, बेल्जियम में, जिसने ठीक इसके उलट रास्ता चुना। बेल्जियम के नेताओं ने समझा कि अगर देश को एक रखना है तो अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का सम्मान करना ही होगा। उन्होंने वो हमारा देश है वाली सोच नहीं अपनाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें सब साथ चल सकें। और इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार बदलाव किए। 4 बार संशोधन, जी, सिर्फ इसलिए ताकि देश में सब मिलजुल कर रह सकें। जी, ये तो कमाल की बात है। जी। तो आखिर क्या था ये बेल्जियन मॉडल? उन्होंने जो मॉडल बनाया वो आज भी एक केस स्टडी है। इसके कुछ मुख्य बिंदु थे। पहला, उन्होंने तय किया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अजीब है। मतलब बहुमत होते हुए भी डच समुदाय ने बराबर की हिस्सेदारी मान ली। यही तो उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने समझा कि देश की एकता के लिए ये जरूरी है। दूसरा बड़ा कदम था कि केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां लेकर देश के दोनों इलाकों की राज्य सरकारों को दे दी गई, और ये राज्य सरकारें अब केंद्र के अधीन नहीं थी। अच्छा, वो स्वतंत्र थीं। जी, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी। और राजधानी ब्रुसेल्स का क्या हुआ, जहां मामला उल्टा था? वहां के लिए एक अलग ही व्यवस्था की गई। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों समुदायों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये एक तरह का लेन देन था। बिल्कुल। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में बराबरी की बात इसलिए मानी क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र में बराबरी की बात मान ली थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे अनोखी चीज शोध में बताई गई है वो है एक तीसरे तरह की सरकार, सामुदायिक सरकार। ये क्या चीज थी? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का आइडिया बहुत क्रांतिकारी है। कैसे? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, अपनी एक अलग सरकार चुनते हैं। एक डच सरकार, एक फ्रेंच सरकार और एक जर्मन सरकार। वाह! मतलब आप बेल्जियम में कहीं भी रहें, आपकी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े मसले आपकी भाषा वाली सरकार ही देखेगी। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, ये मॉडल जटिल जरूर है, स्रोत भी ये बात मानता है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये सफल रहा। और इसने देश को टूटने से बचा लिया। जी, इस समझदारी ने बेल्जियम को गृह युद्ध से बचाया और देश को एकजुट रखा। और इसकी सबसे बड़ा सबूत, जब यूरोपीय संघ बना तो उन्होंने अपने मुख्यालय के लिए ब्रुसेल्स को चुना। तो ये 2 कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। आखिर सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? स्रोत हमें इसके 2 तरह के कारण बताते हैं। एक है युक्तिपरक तर्क और दूसरा है नैतिक तर्क। ये युक्तिपरक तर्क क्या है? युक्तिपरक शब्द सुनने में भारी है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। प्रैक्टिकल वजह, जो फायदे नुकसान को तौल कर निकाली गई हो। मतलब समझदारी वाली वजह? हाँ, सत्ता का बंटवारा इसलिए अच्छा है क्योंकि ये समाज के अलग अलग समूहों के बीच टकराव और लड़ाई झगड़े की संभावना को कम कर देता है। अच्छा। सामाजिक टकराव से हिंसा होती है, राजनीतिक अस्थिरता आती है, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग एक समझदारी भरा प्रैक्टिकल फैसला है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना एक युक्तिपरक फैसला है। ये किसी नैतिकता के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए है। बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुमत की इच्छा को बाकी सब पर थोपना थोड़े समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये देश की एकता की नींव को खोखला कर देता है। और दूसरा तर्क है नैतिक तर्क, जो लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। जी, ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी अपने आप में एक अच्छी चीज है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यही है। क्या मतलब? लोकतंत्र में शक्ति का असली स्रोत जनता होती है, इसलिए शासन में उन लोगों की हिस्सेदारी होनी ही चाहिए जो उसके फैसलों से प्रभावित होते हैं। लोगों को ये हक है कि वो जाने
और तय करें कि उन पर शासन कैसे होगा। तो एक कारण प्रैक्टिकल है, टकराव रोको, स्थिरता लाओ। और दूसरा कारण नैतिक है, लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को जिंदा रखो। एक वैध यानी लेजिटिमेट सरकार वही होती है जिसमें नागरिकों को लगे कि इस सिस्टम में उनकी भी हिस्सेदारी है। ठीक है, अब जब हमने ये समझ लिया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो जल्दी से उन अलग अलग तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे सत्ता को साझा किया जा सकता है। बिल्कुल। सबसे पहला और आम तरीका है सत्ता का क्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर। हाँ, इसमें सरकार के 3 मुख्य अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। और सबसे मजेदार बात इसमें नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था है। बिल्कुल, कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता, हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है। दूसरा तरीका है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर अलग अलग स्तरों की सरकारों में बटी होती है। जैसे भारत में है, पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार, फिर राज्यों के लिए राज्य सरकारें और फिर स्थानीय सरकारें। एकदम सही। इससे सत्ता का संघीय ढांचा फेडरलिज्म भी कहते हैं। बेल्जियम में इसी मॉडल को अपनाया, जबकि श्रीलंका ने इसे नकार दिया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, और भारत में भी कमजोर सामाजिक समूहों के लिए विधानसभाओं और नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो भी इसी का एक रूप है, ताकि सबको सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिले। जी। और आखिरी तरीका जो हम अपनी रोजमर्रा की राजनीति में देखते हैं, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता की साझेदारी। हाँ, लोकतंत्र का मतलब ही है मुकाबला। सत्ता अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों के बीच बंटती रहती है। और ये मुकाबला ही सुनिश्चित करता है कि सत्ता हमेशा के लिए किसी एक के हाथ में न रह जाए। और कभी-कभी ये साझेदारी बहुत सीधी होती है। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। तो आज की चर्चा का सार यही है कि बेल्जियम ने समझदारी और सत्ता के बंटवारे से अपने देश को एकजुट रखा, जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाकर खुद को संघर्ष की आग में झोंक दिया। सबसे बड़ा सबक ये है कि सत्ता की साझेदारी देश को कमजोर नहीं करती, बल्कि असल में उसकी लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करती है। अब जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। स्रोत में लेबनान के खलील की एक छोटी सी कहानी है। जी। लेबनान में भी एक भयानक गृह युद्ध हुआ था, जिसके बाद एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत देश के बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, ये सब अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए तय कर दिए गए। हाँ, ईसाइयों, सुन्नी मुसलमानों और शिया मुसलमानों के लिए। खलील इस व्यवस्था से खुश नहीं है। वो खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता और सोचता है कि लेबनान एक सामान्य लोकतंत्र क्यों नहीं बन सकता, जहां कोई भी चुनाव लड़कर जीत सके, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। हाँ, लेकिन उसके बड़े बुजुर्ग जिन्होंने गृह युद्ध का खून खराबा देखा है, वो मानते हैं कि देश में शांति बनाए रखने के लिए यही तयशुदा व्यवस्था सबसे अच्छी है। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करता है। क्या एक गहरे तौर पर बटे हुए समाज में पहले से तय किया गया पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला, भले ही वो पूरी तरह लोकतांत्रिक न लगे, शांति की बेहतर गारंटी है? बिल्कुल। क्या स्थिरता के लिए लोकतंत्र के कुछ सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है, या फिर असली लोकतंत्र जिसमें हर कोई बराबर है ही हर समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है? इस पर जरूर सोचिएगा।